Okay, hi everyone. So this is the orientation for semester 6 Indian economy. You've already given your exams in semester 5, so you know about the subject Indian economy as a subject, and you know how it is to be read. You've seen the questions, you've given the exam once, so you know about how the pattern is and how you need to learn or study this subject, right? So for now we'll see. As of now the readings are not out yet, so maybe there will be any change, but most probably there will not be any change apart from the previous year syllabus. So if there is any change, अगर कोई change होता है then we'll be updating you, right? So अभी फ़िलहाल के क्या syllabus है और last year की reading के according अगर हम देखते हैं तो there were 3 units. Unit 1, Unit 2 and Unit 3. यूनिट 1 में हमारे पास 7 रीडिंग्स हैं, यूनिट 2 में 3 रीडिंग्स हैं और यूनिट 3 में वी हैव 6 रीडिंग्स. ठीक है, तो टोटल हमारी 16 रीडिंग्स हैं इंडियन इकोनॉमी की. ये 16 रीडिंग्स हमें स्टडी करनी है. ठीक है, इंडियन इकोनॉमी को जितना इंटरेस्ट के साथ हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, दैट विल हेल्प अस इन बिल्डिंग आवर ओन पर्सनालिटी, दैट विल हेल्प अस इन लॉन्ग रन. ठीक है, क्योंकि हमें इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट, इकोनॉमी एज अ डिसिप्लिन, उसकी जो करेक्ट समझ है वो हमें इंडियन इकोनॉमी से ही मिलती है. ठीक है, बाकी चीज़ें हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ नहीं कर पाते हैं, बट इंडियन इकोनॉमी अगर हम सही से पढ़ते हैं, इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली हमें बहुत अच्छी नॉलेज गेन कर पाते हैं हम उससे. ठीक है, और जो हम नॉर्मल हमारी रियल लाइफ में हम यूज़ कर सकते हैं उस नॉलेज को, उसके बारे में बोल सकते हैं, किसी के आगे प्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो ट्राई करना कि आप इंटरेस्ट के साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ो. रीडिंग्स भी सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, बट रीडिंग्स को पढ़ो. मतलब लेक्चर आप लोगे, आपको समझ में आ जाएगा रीडिंग में क्या है, बट उसके अलावा अगर आप उसको रीड करोगे अपनी तरफ से भी, सो दैट विल हेल्प यू एंड दैट विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर इफ़ यू आर गोइंग टू गो फॉर योर मास्टर्स. और अगर आप MA कर रहे हो, MBA कर रहे हो, तब भी MBA में भी आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी होगी. उसके अलावा अगर आप कोई गवर्नमेंट सर्विस के लिए, एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो, या IAS के प्रिपरेशन कर रहे हो, CSE के प्रिपरेशन कर रहे हो, सो दैट इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू आउट. ओके, सो आपको इंटरेस्ट लेकर पढ़ना है, सिर्फ पास होने के लिए या सिर्फ सेमेस्टर के मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है. ठीक है, तो हमारा इन क्लासेस से फोकस रहेगा दैट वी विल बी फोकसिंग ऑन योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, कि आपको समझ में आए कि रीडिंग में है क्या, और नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे कि आपको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो आपको मटेरियल होना चाहिए प्रोवाइडेड, एंड आपके पास जो नोट्स होने चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम से पहले उनको एक बार रीड करके एंड यू कैन गो फॉर योर एग्ज़ाम इन योर एग्जामिनेशन हॉल. दैट विल हेल्प यू इन राइटिंग योर आंसर्स, तो वो नोट्स होंगे. प्लस आपको PYQs ज़रूर देखने हैं. लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर्स, कुछ साल के क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो आपको आइडिया रहेगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक से या कौन सी रीडिंग से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, अगर यहाँ पर हमारे पास 16 रीडिंग्स हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर रीडिंग से हर साल क्वेश्चन आता है. कुछ ऐसी रीडिंग्स होंगी जिसमें से डेफिनेटली हर साल पूछा ही जाता है, तो वी नो दैट दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट रीडिंग एंड वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही, तो उसको हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे. या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक भी ऐसा होता है जिससे कि क्वेश्चन आता ही है, तो रीडिंग का भी एक टॉपिक जो मतलब इम्पॉर्टेंट है, जो हर दूसरे साल पूछा जा रहा है जिसमें से, तो ऑब्वियसली विल बी प्रिपेयरिंग दैट वे. तो PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर दिस एग्जाम, फॉर एनी एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर. अब आप एंट्रेंसेस के लिए भी प्रिपेयर करोगे आगे, जो भी आप आगे फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हो, तो उन सब के लिए भी PYQs आर ऑलवेज रिकमेंडेड, क्योंकि उससे आपको एक एग्जाम पैटर्न भी पता लगता है और व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, एग्जाम रेलेवेंट स्टडी आप कर पाते हो, जो रेलेवेंट है एग्जाम के लिए आप वो पढ़ते हो. ठीक है, तो यहाँ पर जब तक हम कॉलेज में होते हैं हमें सिर्फ एग्ज़ाम रेलेवेंट स्टडी नहीं करनी है, हमें समझना है चीज़ों को, क्योंकि ये ही हमारा बेस बनाती है. जो हम ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं वो हमारा बेस है, जो आगे जाकर वील बी एनहांसिंग आवर बेस आफ्टर इफ वी आर गोइंग फॉर मास्टर्स और इफ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी सर्विसेज ऑल्सो. ठीक है, सो लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ एग्ज़ाम रेलेवेंट, वो एग्ज़ाम रेलेवेंट करेंगे बट एग्ज़ाम से पहले, बट उससे पहले आपको अपना बेस भी स्ट्रॉन्ग करना है फॉर एवरीथिंग, फॉर नॉट ओनली फॉर दिस सेमेस्टर एग्जाम. ये समझ के नहीं करना सिर्फ आपको एक सेमेस्टर एग्जाम लिए करना है, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है इन सब्जेक्ट से. ठीक है,
क्योंकि और अगर आप दूसरे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हो तो आपको एक बिल्कुल एग्जाम रेलेवेंट स्टडी करनी होती है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता आपके पास और ना ही सिलेबस भी डिफाइंड नहीं होता है। तो उसके लिए हमेशा बोला जाता है कि आप सिर्फ PYQs पे ज़रूर फोकस करो, और सिमिलरली PYQs पे यहाँ पर भी फोकस करना है, बट फॉर मार्क्स एंड फॉर योर एग्जाम्स, बट उसके अलावा रीडिंग्स भी अच्छे से पढ़नी है। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करेंगे, नोट्स आपको प्रोवाइडेड होंगे एंड PYQs आपको ज़रूर देखने हैं प्रीवियस ईयर्स के। हम क्लास में ट्राई करेंगे हम PYQs भी डिस्कस कर सकें। एक बार हम रीडिंग्स देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। एग्ज़ाम पैटर्न पहले मैं बता देती हूँ आपको। अभी भी आपने सेमेस्टर 5 का भी एग्ज़ाम दिया होगा, तो यू नो कि कैसा पैटर्न आता है। 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस यू नीड टू आंसर, एंड एनी 5 क्वेश्चंस, राइट। यू मस्ट हैव सीन दिस ईयर ऑल्सो। सो कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि ऑब्वियसली अगर द एग्जाम इज ऑफ 75 मार्क्स, तो 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब 15 मार्क्स ईच आपका एक क्वेश्चन है। अब वो 15 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन भी हो सकता है, या फिर उसको पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पार्ट्स नहीं एग्जैक्टली होते, बट उसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आपको पता है कि इस क्वेश्चन का हमें 7.5 मार्क्स में, जैसे ये देख सकते हो आप, लास्ट ईयर का पेपर है, तो जैसे ये एक क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो एक क्वेश्चन आपको 7.5 में आंसर करना है और दूसरा भी 7.5 मार्क्स, तो टोटल 15 मार्क्स का हो गया। तो अकॉर्डिंगली यू नीड टू आंसर। आपको हाफ कंटेंट इसके लिए लिखना है, हाफ कंटेंट इसके लिए लिखना है। तो सिमिलरली ये 7.5 की तरह ये 15 का पूरा क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। ये 5 + 10 के से पूछा गया है, तो सेग्रीगेट कर देते हैं वो। एक छोटा एक स्मॉल क्वेश्चन है, उसके साथ एक बिग क्वेश्चन है, तो 5 मार्क्स का आपको उसमें कंटेंट लिखना है। जो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसमें आपको 10 मार्क्स का कंटेंट लिखना है। सिमिलरली उसको डिवाइड कर देते हैं कई बार 2 क्वेश्चंस में, या फिर कोई एक पर्टिकुलर है तो फिर वो पूरा ही 15 मार्क्स का आपको आंसर करना होगा, ठीक है। तो 8 क्वेश्चंस एंड 5 यू नीड टू आंसर। अब एक बार हम रीडिंग्स देखते हैं। यूनिट 1 में हमारे पास कौन कौन सी रीडिंग्स हैं। पहला यूनिट जो है हमारा, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड देयर इम्पैक्ट। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर है। सो फर्स्ट रीडिंग इज इंडिया स्टॉल्ड राइज, हाउ द स्टेट्स हैज स्टिफल्ड ग्रोथ, ठीक है। दिस इज बाय अरविंद सुब्रमण्यम। देन सेकेंड इज इंडियाज इनवर्ड रिटर्न, दैट इज अगेन बाय अरविंद सुब्रमण्यम। इज इट वारंटीड, विल इट वर्क, ओके। Then next is Indian financial sector structure, trends and turns. Then the other is trade policy review, trade and investment regimes. Then Harshvardhan Singh का है हमारे पास trade policy reform since 1991. Then Jagdish Bhagwati and Arvind Panagaria का a multitude of labor laws and their reforms in India's tryst with destiny. India's tryst with destiny का आप articles semester 5 में भी पढ़ चुके हैं. Then we have labor reforms in a neoliberal setting, lessons from India. ये हमारा यूनिट 1 में 7 यूनिट्स हैं, रीडिंग्स हैं, ठीक है। ये आपका यूनिट 1 का पार्ट है जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हमें पढ़नी है। उसके अलावा यूनिट 2 है अबाउट एग्रीकल्चर, पॉलिसीज़ एंड परफॉर्मेंस इन एग्रीकल्चर। इसमें 3 रीडिंग्स हैं हमारे पास। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ग्रोथ, इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी। Then there is estimates and analysis of farm income in India. And then the agricultural market reforms. Is there a trade-off between efficiency and equality? ये 3 रीडिंग्स हैं एग्रीकल्चर बेस्ड। फिर यूनिट 3 है हमारे पास, दैट इज पॉलिसीज एंड परफॉर्मेंस इन इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। तो यूनिट 1 वॉज अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, यूनिट 2 वॉज अबाउट एग्रीकल्चर, यूनिट 3 इज अबाउट इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। यूनिट 3 में फर्स्ट इज आर नागराज का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली का है, ये EPW का आर्टिकल है। देन अगेन आर नागराज का हैज इंडिया डी इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रीमेच्योरली। देन इज इंडिया मूविंग अप द ग्लोबल वैल्यू चेन, अ सेक्टोरल स्टडी ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स। देन अचिन चक्रवर्ती का है हमारे पास रिफॉर्मिंग लेबर मार्केट्स इन स्टेट्स, रिविजिटिंग द फ्यूटिलिटी। So this is again EPW का article. Then J.J. Thomas, we have economic growth without employment, the story of Indian manufacturing in Hilland. This is by J.J. Thomas. Then Rupa Chanda का article है India services sector, trends, opportunities and challenges. Right? So Uma Kapila is a book जिसमें से ये लिया गया है. So these are 6 readings in unit 3.
तो यूनिट 1 में 7 रीडिंग्स हैं, यूनिट 3 में एग्रीकल्चर में 3 रीडिंग्स हैं, यूनिट 3 में इंडस्ट्री एंड सर्विसेज से रिलेटेड हमारे पास 6 रीडिंग्स है। तो 16 रीडिंग्स इन टोटल हमें कवर करनी है। ये जो भी है आपको, मतलब देखो, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो बहुत आगे तक आपकी हेल्प होगी इसमें। अगर आप आगे जाकर किसी भी सर्विसेज के लिए भी प्रिपेयर करते हो, कोई एंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर करते हो, स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग फॉर एनी सच स्ट्रीम जहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स लिखने हैं, राइट? अगर आगे जाके कोई भी किसी भी तरीके की ऐसी प्रैक्टिस करनी है जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स लिखने हैं, सो दिस इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू आउट। ओके, इवन इफ़ यू आर गोइंग फॉर एनी लिटरेचर साइड ऑल्सो, या इंग्लिश की साइड में भी जाते हो, या इकोनॉमिक्स में तो ऑब्वियसली, राइट? सो स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग फॉर IES और IAS, अगर आप इकोनॉमिक्स ऑप्शन लेते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यही चीज़ें आपको दोबारा पढ़नी होगी। तो अगर अभी आप अच्छे से पढ़ लेते हो, आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग बना लेते हो, तो आगे जाकर यू विल बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग बेस आपका अभी से होगा, बहुत ईजी हो जाएगा आगे जाकर, राइट? एंड ऑब्वियसली यू विल डेवलप योर पर्सनैलिटी इफ़ यू आर good at Indian economy, and obviously other subjects are also important, but Indian economy is something which is really interesting if you study it interestingly. Okay, so ये हमारा सिलेबस है। अगर कुछ चेंजेस आते हैं इस सिलेबस में, कुछ भी रीडिंग्स हो सकता है चेंज हो जाए, 1-2 रीडिंग्स, तो वो हम आपको अपडेट करेंगे as and when it will be updated to us. Okay, otherwise we'll start our unit 1 first reading from our first lecture. So this was the orientation. I hope you have understood what is the syllabus and what are we going to do. Okay, so thank you so much. We'll see you in the next class, in the first class of unit 1, first lecture of reading 1 unit 1. Thank you.